जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक नए अवतार में मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करने यहाँ पे आया हूँ। जैसे कि हम लोगों को पता है कि 16 अक्टूबर को आपका एचएएस का प्रीलिम्स का पेपर है और इस टाइम पे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अगेन एक स्ट्रेस फैक्टर से गुजर रहे होते हैं, एक हाई इंटेंसिटी प्रिपरेशन मोड से गुजर रहे होते हैं। और यहाँ पे मुझे लगा कि कैंडिडेट्स के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, एग्ज़ाम के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर मुझे एक छोटा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ करना चाहिए। इस सेशन में मैं जो है कुछ आपके साथ डिस्कशंस करने वाला हूँ जिसको मैं ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ जो मैं बात करूंगा वो है कि एक साइकोलॉजिकल जो भी एनालिसिस है हम लोग करने की कोशिश करेंगे इन कंडीशंस का, जो कंडीशन जो हैं अभी आप पेपर से पहले देख रहे हो और हम उसे किस तरह से टैकल कर सकते हैं। देन मैं बात करूंगा कि किस तरह से आपको अपना एग्ज़ाम को अप्रोच करना है लास्ट 15 तारीख तक। एंड फिर हम लोग जो है बात करेंगे कि आप 16 तारीख को जो है क्या चीज़ें मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए जो कि आपको हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम को अच्छे से देने के लिए गाइस। सबसे पहले कि मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा वो है कि साइको इश्यूज़ या साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ जो कैंडिडेट इस टाइम पे फेस करते हैं, बिकॉज ये टाइम जो है बहुत एक्सट्रीम टाइम होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा जो है आप इंटेंसिटी से पढ़ रहे होते हो। और कैंडिडेट्स के अंदर स्पेशली जो पहली बारी इस पेपर को दे रहे होते हैं उन लोगों के अंदर जो है एक फियर साइकोसिस देखने को मिलता है। उन लोगों को जो है एंजाइटी होती है और ये ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट टाइम अपेरेंस को ही होए, ये बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स को होती है। उन्हें एंजाइटी का इशू हो जाता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉस्ट लिंक्स। हम लोगों को लगता है कि बहुत सारे जो हमारे वीक सब्जेक्ट है जिन्हें हमने बिल्कुल छेड़ा नहीं, वो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिमाग से साफ़ हो गए हैं। या इवन जो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग चीज़ें यहाँ पे पढ़ी होती हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज जो कवर किए होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं भूल रहा हूँ या मुझे वो टॉपिक्स जो है याद नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये बात यहाँ तक पहुँच जाती है कई बारी कि कैंडिडेट जो हैं वो अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि क्या इज़ इट ऑल रियली वर्थ इट, कि और मुझे इस पेपर को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस साल दूँ या अगले साल देता हूँ, इस साल की प्रिपरेशन में ये टॉपिक्स कवर करने रह गए थे या ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी। ऑल दोज थिंग्स विल कम इन टू योर माइंड और मस्ट बी कमिंग इन टू योर माइंड। सो गाइज, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ बताना चाहता हूँ कि दैट दीज थिंग्स आर कम्प्लीटली नॉर्मल। आपका माइंड जो है जब भी इस तरह के स्ट्रेस फैक्टर्स में आता है या स्ट्रेस में आता है तो वो जो है क्या करता है, आपको उस पर्टिकुलर काम करने से रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो है हर एक के साथ होता है। ये एग्ज़ाम जो है कोई ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे बैठता है सुपर कॉन्फिडेंट बैठता है। एवरीबडी फील्स द सेम, हर कोई इस तरह से फील करता है एंड ये जो है कम्प्लीटली नॉर्मल चीज़ है आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम को सिर्फ एक एग्ज़ाम की तरह लेके चलना है। यू डू नॉट हैव टू मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। ये जस्ट एक एग्ज़ाम है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं वो हम लोगों की तरह ही हैं, उन्होंने सारी प्रिपरेशन हमारी तरह ही की हुई है, बट दे हैव बीन कीपिंग देयर काम। वो अपने आप को काम रख सकते हैं, कंपोजर रखते हैं और इस पेपर को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली अप्रोच करते हैं और यही काम हम लोगों को यहाँ पे करना है गाइस। आप हैरान रहेंगे कि भाई यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स लाइक सीरियस कैंडिडेट्स है जो इस पेपर को क्रैक करने का एफर्ट रखते हैं, क्रैक करने का जो है पावर रखते हैं, वो सिर्फ 10 से 15 हज़ार लोग हैं जिन्होंने इस पेपर के लिए बहुत अच्छी तैयारी करी और स्किल्ड हैं। तो हम लोग भी उन्हीं लोगों के अंदर आते हैं और हम लोगों को भी इसी तरह लेके चलना है। इवन अगर इन सीरियस कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ गाइस, तो ये सीरियस कैंडिडेट्स भी अगर पेपर देखते हैं तो पहले लाइक इस पेपर के अंदर दे हार्डली नो 35 to 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन से ऊपर उनको नहीं आते होते हैं। हर एक के साथ जो है यही रहता है, बट वो रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस करते हैं वो क्वेश्चन जो है वो आइदर लॉजिक से या डिडक्शन से या एलिमिनेशन मेथड से करते हैं और वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस, उनका काम डेमनर और उनका जो एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है वो यहाँ पे काम आता है। तो आप लोगों को भी जो है इसी तरह से माइंडसेट को रखना है और अपने लास्ट प्रिपरेशन फेज़ में अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ जो है वो नहीं होने देना है गाइस। नाउ यहाँ पे मैं अब दूसरी एस्पेक्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा कि जब तक लाइक 15 तारीख तक आप इस एग्ज़ाम को किस तरह से अप्रोच करो। अगर आज आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप जो है अपना सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे
की टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको कुछ भी हो जाए इस एग्ज़ाम में, एचएस में कुछ भी हो जाए, आपको 70% सिलेबस जो है वो फैक्चुअल में वो कंसेप्चुअल मिलने वाला है। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे, 70 क्वेश्चन जो आपके स्टैटिक ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा जो एडवाइस रहेगा आपको कि अगर आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह के कोर सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज करें, हिमाचल जीके को आप रिवाइज करें, ताकि आप जो है इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें और वो 35 to 40 क्वेश्चन जो है वो आप अपने पास इंश्योर कर सकें। इसके अलावा आपको एक और काम यहाँ पे आप करना स्टार्ट कर देना है 13, 14, 15 स्पेशली ये दिनों के बीच में, दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल। ठीक है जी, मैं जानता हूँ कि ये कहना बहुत आसान है और कैंडिडेट जो है इस टाइम पे इतना प्रेशर में होंगे, आप लोग इतना प्रेशर में होंगे कि आपको नींद नहीं आ रही होगी, आप 14-14 घंटे पढ़ रहे होंगे। बट यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ का जो है ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे आप स्लीप साइकिल को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि अब रात को पढ़ रहे हैं या रात को बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं और सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, तो माइंड जो है बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी फेज से निकल रहा होता है और ये इसे ज़्यादा देर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे वी नीड टू इंश्योर एटलीस्ट लास्ट के कुछ दिनों में हमें क्या करना है कि हमें अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करना है, स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करना है और आपको जो है देर रात तक ज़्यादा देर नहीं पढ़ना है। अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं या इस तरह के स्टिमुलेंट्स लेते हैं रात को, तो उन्हें आपको बंद कर देना है, क्योंकि माइंड जो है आपका वो एग्जॉस्ट हो जाएगा सुबह तक एंड आप अपना पीक परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि हमें सुबह वो पीक परफॉर्मेंस चाहिए जब आपका पेपर 10 से 12 या 2 से 4 के बीच में होगा, तो तब जो है आप इस तरह का पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो ये अब वो टाइम है कि आप अपना स्लीप साइकिल को ठीक करें और अपने जो है जीएस सब्जेक्ट जो है स्पेशली कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे अपना रिवाइज करें। नाउ नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर इज़ कि 15 तारीख को आपको क्या करना है गाइस। सो 16 तारीख को हम लोग का पेपर है, 15 तारीख को जो है लाइक मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लास्ट मिनट तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई भी टॉपिक मिल जाए वो लास्ट मिनट तक रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं जो है ये आपको एडवाइस नहीं करूँगा। लास्ट डे जो आपका होता है स्पेशली 15, जैसे आपका लाइक आपका आफ्टरनून आ गया, तो उस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई को बंद कर सकते हैं और अब टाइम आ गया है कि आपको अपने माइंड को जो है काम करने की ज़रूरत है, माइंड को शांत करने की ज़रूरत है गाइस। सो यहाँ पे व्हाट आई विल एडवाइज इज़ कि आप जो है जैसे 2-3 बजे के बीच में आप अपनी किताबें रख दीजिए। अब जितना हम लोगों ने पढ़ना था पढ़ लिया। आप अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि भाई ये एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है एंड आई एम प्रिपेयरिंग और आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ। सो यहाँ पे इस तरह को अगर लेके चलोगे तो यू विल नॉट फील लाइक कि मुझे लास्ट मिनट तक पढ़ना है एंड आप आफ्टरनून के आसपास में अपनी किताबें बंद कर सकते हो। नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने आप को रिलैक्स करो। अगर हो सके तो आप वॉक पे जा सकते हो, आप जो है योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज करने की कोशिश कर सकते हो, कुछ भी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करो ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा बहुत पेपर से डाइवर्ट हो और आप जो स्ट्रेस लेके चल रहे हैं इतने दिनों का, उस स्ट्रेस को हम लोग जो है थोड़ा सा रिलीज़ कर सकें गाइस। यहाँ पे एक चीज़ और आपको 15 तारीख को करनी है, वो है अपने एग्ज़ाम सेंटर और आपके जो भी पर्टिकुलर्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, देखो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो काफ़ी दूर होगा, आपके घर से काफ़ी दूर हो सकता है, सिटी में हो सकता है कहीं पे, और आपने जो है एग्ज़ाम सेंटर देखा नहीं होगा, ये भी टॉपिक हो सकते हैं। तो अगर तो आपका एग्ज़ाम सेंटर पास में है तो आप एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर देख के ज़रूर आओ, क्योंकि उस दिन जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर की एंग्जाइटी आपको नहीं होगी। और अगर आप दूर से ट्रैवल कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए या एग्ज़ाम सिटी के लिए, तो प्लीज़ मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एक दिन पहले यहाँ पे ट्रैवल करें ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए। इवन अगर आप अगले दिन निकलना चाहते हैं, 16 तारीख को निकलना चाहते हैं सुबह सुबह पेपर के लिए, तो इंश्योर करें कि आप जल्दी जो है एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से लाइक एटलीस्ट 1-1.5 घंटा 2 घंटे पहले पहुँच जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको 15 तारीख को करनी है कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर से रूबरू ज़रूर हो जाएं। ना यहाँ पे एक और चीज़ आपको करनी है कि वो आपको अपने पर्टिकुलर जो हैं वो अपने पास संभाल के रखने हैं और उनको इकट्ठा करके रख लेना है। पर्टिकुलर से मतलब क्या, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है तो आप जो है एटलीस्ट अपने 2 एडमिट कार्ड के जो है प्रिंट आउट निकलवा के रखें, उसके ऊपर फ़ोटोज़ अटैच करें एंड एक स्पेयर फ़ोटो आप अपने पास ज़रूर रखें।
इसके अलावा आई वुड वांट कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड भी अपने पास में रखें और उसकी भी अगर हो सके तो एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें, क्योंकि इवेंचुअलिटीज़ का हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कई बार इवेंचुअलिटीज़ ऐसी हो जाती है कि लास्ट मिनट में आपको कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता है जो कि सडनली आपका जो काम है, माइंड जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है, विच कैन इफेक्ट योर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इफेक्ट कर सकता है गाइस। सो ये कुछ चीज़ें हैं आपको 15 तारीख को करनी होती हैं। देन हम लोग आते हैं 16 तारीख के लिए। 16 तारीख जो है ये आपके लिए एक जजमेंट डे की तरह है। एंड 16 तारीख को आपको जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम सेंटर आपको एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। और जब भी जो है मतलब अपने जो क्लासरूम है जहाँ पे भी आपको जो है सीटिंग मिलेगा, आप वहाँ पे जो है आधा घंटा पहले सीटिंग हो जानी चाहिए आपकी, सो दैट यहाँ पे बैठ के आप अपने आप को काम कर सकें। इसके अलावा एक और चीज़ हम लोग 16 तारीख को करते हैं कि भाई अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठो तो बहुत अच्छा होगा, बट उठ के पढ़ाई नहीं करना है आपको, उठ के जो है अपने आप को मेडिटेट करना है। आप बैठो, एकांत हो, शांत रूम में बैठो, थोड़ा सा अगर म्यूज़िक सुनना चाहते हो तो म्यूज़िक सुनो और मेडिटेट करने की कोशिश करो। अपने आप को जो है रीइंफोर्स करो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स डालो कि भाई मैंने जो तैयारी करी है वो बहुत अच्छी है और मैं इस पेपर को अच्छे से देने वाला हूँ। तो ये चीज़ जो है क्या होगा, ये आपके माइंड को जो है ट्रिक करेगा कि हाँ भी चाहे जितना मर्जी टफ एग्ज़ाम आने वाला है, यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन दिस एग्ज़ाम प्रिटी वेल। नाउ यहाँ पे आप जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच गए हो गाइस, तो अभी जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो एक्चुअल में गेम अब यहाँ पे स्टार्ट होगी। यू नीड टू इंश्योर जो आप स्ट्रैटेजी लेके जा रहे हैं उस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे आपको फॉलो करना है, ठीक है। कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। स्पेशली फर्स्ट चीज़ जो है वो आपको करनी है कि वो आपको एक क्वेश्चंस पेपर देख के घबराना नहीं है। कई बार ये क्या होता है कि पहले कुछ 10-15 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ आ जाते हैं और यहाँ पे कैंडिडेट, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। हमें इंश्योर करना है कि हम ये सब ना होने दें। इवन पहले 10 क्वेश्चन टफ भी आ जाते हैं, यू हैव टू थिंक कि भाई एग्ज़ाम को बहुत ही ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेके चलना है। आपने ऑब्जेक्टिवली देखोगे इसको तो आप जो है देख पाओगे कि चाहे जितने मर्जी टफ क्वेश्चन आ जाए, मैं 30 से 40 क्वेश्चन तो ठीक कर ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, अपने एलिमिनेशन मेथड, डिडक्टिव मेथड, इस तरह से आप लगाओगे यहाँ पे। अगर क्वेश्चन देख के पहले पेपर के पहले 2 पेज देख के अगर क्वेश्चन बहुत टफ आ गए तो प्लीज़ उससे जो है डीमोटिवेट नहीं होना है और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं छोड़ना है। इट इज़ वेरी नॉर्मल कि जो कई बारी सेट्स में जो है कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पहले पूछ ले जाते हैं विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। नाउ अनदर थिंग यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि यू नीड टू इंश्योर कि जब आप अपना पेपर दे रहे हैं तो आप स्पेशली जीएस के पेपर में, तो जीएस के पेपर में साथ ओएमआर शीट को फिल करना है आपने लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ना कि लास्ट के 15 मिनट में ओएमआर फिल करूंगा, बिकॉज लास्ट के 15 मिनट में अगर क्वेश्चन ज़्यादा रह जाते हैं तो आपका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है और कई बार ओएमआर फिल करते हुए मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। सो यू नीड टू इंश्योर कि आप अपनी ओएमआर को साथ में फिल कर रहे हैं। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, अगर 100% आप उस क्वेश्चन को आता है तो आप उसको ओएमआर में साथ फिल कीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इट इज़ कि आप जो है अपने क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट 2 बार ही पढ़ेंगे। जीएस के पेपर को एटलीस्ट 2 बार ही पढ़ने की कोशिश करनी है। पहले वेव में, पहले अटेम्प्ट में आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आते हों और आपको टाइम बांध के चलना है कि आपको 1.25 घंटे के अंदर पहली रीडिंग क्वेश्चन पेपर को दे देनी है, ठीक है जी। इसके लिए आपको वॉच जो है वो ज़रूर कैरी करनी है। इंश्योर कि आप एक एनालॉग वॉच जो है कैरी करें ताकि उस वॉच को एग्जामिनर जो है रिमूव ना करवा दें। नाउ हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जब आप टाइम बांध के या टाइम मैनेज करके अपने क्वेश्चंस को करेंगे, आप 1.25 घंटे या 1 घंटा 20 मिनट में एक बारी को पेपर देख चुके होंगे और 30-35 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट भी कर चुके होंगे। यहाँ पे अब आपको ट्रिक क्या खेलना है या ट्रिक आपका क्या होना चाहिए कि यू नीड टू इंश्योर कि जो आपको 50% या 70% जो क्वेश्चंस हैं जो उस पर आपको आइडिया है कि मैं 50% या 70% ठीक हूँ, तो वो आपको जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी सेज कि यहाँ पे आपको जनरली जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो क्वेश्चन आपके ठीक होने वाले हैं या उसके जो है कलेक्टिवली आपको वहाँ पे पॉजिटिव मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है जी। सो ये मैंने वीडियो ऑलरेडी किया था इसके ऊपर, तो आई होप आपने वो सेशन देखा भी होगा। बट मेरे कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 2 वेव्स में यहाँ पे आपको पेपर को करना है और यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि पहली वेव में आप 100% सही क्वेश्चन जो आपको लगते हैं उन्हीं को करना है, एंड सेकंड वेव में आपको 50 to 75% जो आपको लगता है कि सही है आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। अपना ब्रॉड रेंज जो है वो आप 80 to 85 के आसपास में रख सकते हो अगर आपकी एक्यूरेसी जो है सम 80% के आसपास अगर आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है जी।
चलिए, सो आपका पहला पेपर हो गया। पहला पेपर होने के बाद अब जो है लाइक जैसा भी हुआ है, पेपर सही हुआ गलत हुआ इसके बारे में नहीं सोचना है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जो है अपना बेसिकली जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर जाते हैं, बाहर आते हैं, बच्चों से सुनते हैं कि भाई ये पेपर तो बहुत टफ हो गया या बहुत टफ आया था, बहुत लेंथी आया था। इस चीज़ की या इस डिबेट के ऊपर आपको नहीं पढ़ना है। आप अपना पेपर दे के, ये जैसा भी हो गया अब वो हो चुका है, वो पीछे है, अब आपको उसके बारे में अभी नहीं सोचना है, क्योंकि अभी आपको दूसरे पेपर में सीसैट के पेपर में बैठना है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप अपना लंच करें अपने आप, लाइक पेरेंट्स के साथ, अगर पेरेंट्स आए हैं आपको छोड़ने के लिए तो उनके साथ बैठिए, अपना लंच कीजिए, उन्हें बोलिए कि पेपर अच्छा हुआ है, पेपर मैं करके आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। अब जो है आपने क्या करना है, अपने सेकंड पेपर के ऊपर फोकस करना है गाइज, ठीक है जी। सेकंड पेपर आएगा आपके पास, दैट इज सीसैट का पेपर है गाइज। यहाँ पे आपको लाइक मेरिट नहीं स्कोर करना है, यहाँ पे जस्ट आपको क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ इंश्योर करनी है कि पहले पेपर करने से पहले, बिकॉज आपको सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप पेपर जैसे ही मिलता है आपको तो आप पूरे पेपर को ग्लैंस करें, एक बारी पूरे पेपर को देख लें, ठीक है जी। क्योंकि सीसैट आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और कुछ ना कुछ आपके जो है फेवरेट एरियाज या स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे, तो आप पहले उन स्ट्रॉन्ग एरियाज को करिए। मान लीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो पहले आप इंग्लिश के क्वेश्चन को देख सकते हैं, या मैथमेटिक्स या लॉजिक में कोई पर्टिकुलर चीज़ है जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, कोई इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको आइडिया है कि मैं इसको स्ट्रांगली कर सकता हूँ, तो पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपने जो है स्कोर्स या वही जो 100% क्वेश्चन हैं उनको आप जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। देन उसके बाद आप देखिए कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चंस कौन से हैं आपके लिए। नाउ वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप वो क्वेश्चंस देखें, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है बट एक ही क्वेश्चन उसके नीचे पूछा हुआ है, या कॉम्प्रिहेंशन बड़ा है बट उसके नीचे 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन वाला आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा, इट इज़ अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज थोड़ा टाइम लगा के उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलरली लॉजिक के आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जहाँ पे 3 या 4 साइमल्टेनियस क्वेश्चन पूछे हुए हैं, या डाटा इंटरप्रिटेशन में आप ये काम कर सकते हो। सो इस तरह से जो है आपको क्या करना है, कॉस्ट इज टू बेनिफिट निकाल के काम करना है और इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट 55 to 60% अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हो, जिसमें कि आप जो है 33% मार्क्स बहुत ईजिली ले जाओगे गाइस। सो इस तरह से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, ये अगर आप पेपर का स्ट्रैटेजी रहेगा, तो आई एम श्योर कि आप पेपर जो है काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट करेंगे। एंड ये पूरे प्रोसेस आज से लेके हम लोग पेपर के दिन तक के इस पूरे प्रोसेस को जो है काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे गाइस। सो ये कुछ डिस्कशंस मैं आपके साथ करना चाहता था, ये एक ओपन कन्वर्सेशन में आपके साथ करना चाहता था। एंड आई कैन लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को गाइस कि आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से इस टाइम पे फील कर रहे होंगे। मैं भी कभी एस्पिरेंट था और मैंने भी जो है इस तरह से एग्ज़ाम दिए, एंड आई फेल्ट द सेम जैसे आप अभी फील कर रहे हैं। हर साल जब आप इस तरह से एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इट इज़ लाइक सम पार्ट ऑफ मी सिटिंग इन द एग्ज़ाम, एंड आई वेरी सिंसियरली होप कि आप जो है इन चीज़ों को इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर जो है काम करेंगे, सो दैट यू कैन गिव और अपीयर योर पेपर as a 100% version of you. So guys, with this, thank you very much. I hope you like this particular discussion of mine, or a small debate with you people. So thank you very much. All the very best for your paper, and I will see you on 16th with the answer key and cutoffs. Thank you.